एस्पेक्ट विद ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, यानी ट्रेडिशनल क्वालिटी के हवाले से या ट्रेडिशनल एस्पेक्ट या ट्रेडिशनल थॉट्स ऑफ क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि रिवायती तौर पर क्वालिटी के बारे में क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आपके जहन में रहे, हम बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट पे और आगे चलेंगे, बात करेंगे क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट के ऊपर, फिर बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टेम्परेरी थिंकिंग क्या है और मेथड्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। लीन प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा एस्पेक्ट मैं कल शेयर कर सकूँगा। आज सबसे पहले तो क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी क्या है। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्लानिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मकसद को हासिल कर सकें, यानी डेट इज़ फिट फॉर द पर्पस। एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी मंसूबाबंदी, एक ऐसी हिकमत अमली जिसके नतीजे में हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो अपने मकसद पर पूरा उतरेगा, वो मीट करेगा अपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को और वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, बात सिंपल सी है। अगर आप ख़ुद को एज आ कस्टमर सोचें कि आप कस्टमर हैं, लेट्स से आप एक टोयोटा की कार के यूज़र हैं, आप एक टोयोटा की कार के कस्टमर हैं, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे गाड़ी जिस मकसद के ली गई है उस मकसद को पूरा करे, ये गाड़ी जिस डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन पे मुझे कही गई है उसी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो और ये मेरी नीड्स को पूरा करे। इस मकसद के लिए टोयोटा को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ेगा इस अंदाज से कि क्वालिटी को अश्योर किया जा सके, क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे। उस प्लान के नतीजे में 3 काम होंगे। जो प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे वो अपने मकसद को हासिल करेगा, वो कस्टमर को मुकम्मल तौर पे मुतमईन करेगा उसके यूज़र को, और वो अपनी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन पे मुकम्मल तौर पे पूरा उतरेगा। तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब, वो मंसूबा साजी, वो हिकमत अमली, वो तरीक़ाकार जिसके नतीजे में जो भी प्रोडक्ट बनाए कस्टमर भी मुतमईन हो, प्रोडक्ट जो मैनुअल में लिखा है वही काम करे और उसके अलावा जो है अपने मकसद को पूरा हासिल करे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द क्वालिटी। अब क्वालिटी के हवाले से रिलेटेड एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कि क्वालिटी से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी है। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट को जब हम देखते हैं तो हम उन चीज़ों को पेश नज़र लाते हैं कि अगर प्रोडक्ट अपने मकसद को हासिल नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम होंगे, कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं, कौन सी ऐसी लागत है जो कंपनी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी रिलेटेड विद कॉस्ट। तो उसके अंदर एक्सटर्नल फेलियर है, इंटरनल फेलियर है, प्रिवेंशन है और अप्रेजल है। 4 तरह की कॉस्ट है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो क्या है, फिर हम देखेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले प्रिवेंशन को देख लेते हैं, फिर अप्रेजल को देख लेंगे, फिर हम जो है वो इंटरनल को देख लेंगे और फिर हम एक्सटर्नल को देख लेंगे, यानी इस तरह से चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाएं हाथ से बाएं की तरफ। प्रिवेंशन, सबसे पहले प्रिवेंशन, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिफेक्ट बिफोर दे अक्कर। इससे पहले कि डिफेक्ट अक्कर कर जाए उसको रोकने में क्या लागत आएगी, क्या कॉस्ट आएगी, क्या मसारिफ बेयर करेंगे आप, क्या एक्सपेंडिचर ओवरहेड बेयर करेंगे आप। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन ही इस अंदाज से किया जाए कि बिल्ट इन क्वालिटी। इसका मतलब डिज़ाइन का क्वालिटी से बहुत ताल्लुक है। यस इट इज़। मिसाल के तौर पे एक शर्ट यूज़र को आप क्या चाहते हैं, क्या पूछते हैं, वो शर्ट यूज़र आपसे कहेगा मुझे ऐसी शर्ट चाहिए जो बड़ी कंफर्टेबल हो, जो साइज़ और हुजम के एतबार से मेरे जिस्म पे फिट बैठे। तो मसला तो डिज़ाइन का हुआ कि हमें शर्ट ऐसी डिज़ाइन करनी है। गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाना है कि ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए बैठने के लिए आसान हो, इंजन बड़ा परफेक्ट फिट बैठे,
इसका मतलब है बहुत सारे मामला डिज़ाइन पे मैटर करते हैं। अगर हम डिज़ाइन एरर कर जाएं तो बाकी प्रॉब्लम तो राइज करेंगे ही। जैसे कोडिंग वाला जितनी मर्जी अच्छी प्रोग्राम की कोडिंग कर दे, लेकिन सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग में ही एक फ़ीचर स्किप हो गया है, या उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि उसके अंदर मज़ीद फ़ीचर ऐड नहीं हो सकते, तो इनिशियली तो प्रॉब्लम आ गई, उसको फिर आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में ही ये बात रखी जाए कि प्रोडक्ट मकसद को मीट करे। उस मकसद के लिए ऑब्वियसली यू आर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है, और वो मुफ्त तो नहीं होते, ताकि वो चीज़ों को बेस्ट वे में कर सकें। तो ये है सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट, ये पैसा हमें लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है अप्रेजल कॉस्ट। क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि जहाँ पे गलती निकले कोई दूसरा ना निकाले, कस्टमर ना आके बताए, हमें पता चले कि ये क्वालिटी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसको हम अप्रेजल कॉस्ट कहेंगे। इसके बाद है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। देखिए, अगर तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान ही फेलियर का शिकार हो जाता है तो फिर क्या होगा? अभी कस्टमर के पास नहीं गया, यानी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ख़राब हो गया, तो नुकसान क्या होगा? यहाँ पे 3 बड़े नुकसान होंगे। एक तो आपने जो काम किया है वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो रीवर्किंग पार्ट्स, कास्ट ऑफ रीवर्किंग पार्ट्स, वो जो पार्ट्स ख़राब होंगे वो दोबारा बनाने पड़ेंगे। अच्छा, दोबारा बनाने के लिए प्लांट भी चलाना पड़ेगा, मशीन भी चलानी पड़ेगी, मटेरियल भी लाना पड़ेगा, सारी कॉस्ट पड़ेगी। और फिर री इंस्पेक्शन होगी, दोबारा इंस्पेक्शन होगी, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी दोबारा पड़ेगी। और उसके बाद लोअरिंग सेलिंग प्राइसेस फॉर सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी सब प्रोडक्ट्स बनेगी, जाहिर है उसकी फिर क्वालिटी, उसकी कीमत भी गिरानी पड़ेगी, उसकी कीमत भी कम करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। अब चलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की तरफ। जब प्रोडक्ट जो है वो आपका डिलीवर हो गया है और उसके बाद जब वो कस्टमर तक रसाई कर गया है, तो अब यहाँ पहुँच के ख़राब हो गया, तो यहाँ पहुँच के है तो जाहिर है कास्ट ऑफ रिकॉलिंग एंड करेक्टिंग प्रोडक्ट को दोबारा कस्टमर से लाना पड़ेगा, और कस्टमर से ला के दोबारा फिर उसको नए सिरे से ठीक करना पड़ेगा। और कास्ट ऑफ लॉस गुडविल, इससे जो गुडविल का नुकसान होगा वो इसके अलावा है। इस तरह 2 बड़े नुकसानात हमें बेयर करने पड़ेंगे, और ये काफ़ी बड़े नुकसान। क्लियर बच्चों? ये 2 चीज़ें। अब जहाँ तक सवाल है कि यहाँ तक सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा जाए कि बात अगर समझ आई है तो एक जी लिख कर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश, राइट डाउन अ सिंपल जी एंड एंटर। थर्ड पॉइंट बता देते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही फॉल्ट आ गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अमल में ही ख़राब हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अमल में यानी असम्बलिंग से पहले ख़राब हो गया, तो जो पुर्जे उसके ख़राब हुए वो दोबारा बनाओ, उसको इंस्पेक्शन दोबारा करो, और उसके साथ साथ अगर सब प्रोडक्ट बन गया है या सब क्वालिटी बना है तो उसको सस्ता बेचो। क्लियर हो गया जी? तो ये बच्चों आपका हो गया जो है व्हाट इज़ हैपन द कॉस्ट कंसर्न विद क्वालिटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद अगले इशू पे। अगला इशू जो है हमारा वो है रिलेटेड विद द क्वालिटी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। कि क्वालिटी मैनेजमेंट की रवायती अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्वालिटी है वो ये है कि वी शुड गो फॉर इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन करो, चॉकलेट्स की बात हो रही है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कैडबरी हैड ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके तहत हर प्रोसेस को इंस्पेक्शन की और टेस्टिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात, इंटरनल फेलियर कॉस्ट बेयर करो। जो प्रोडक्ट रास्ते में बनते बनते ख़राब हो गया उसको सस्ता या तो बेचो या फिर उसको
रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बेयर करो। जब वो कस्टमर के पास चली गई है, उसका इमेज हर्ट हुआ है, कंपनी का नाम हिट हुआ है, ये भी सारी कॉस्ट जो है वो आप बेयर करें। तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। चलिए, होगी बात, समझ लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अक्कर बिफोर प्रोडक्ट और सर्विस रीच टू कस्टमर। वो क्वालिटी में डिटीरियोरेशन जो कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही आ गया है, इसको हम क्या कहेंगे शाबाश जी, इससे क्या होगा शाबाश जी, डी ऑल ऑफ अबव। इससे रीवर्किंग की कॉस्ट भी पड़ेगी, इससे इंस्पेक्शन भी दोबारा करनी पड़ेगी, और इससे प्राइसेस भी कम करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की। जी बच्चों, cost arising from failure to meet quality standard occur after the product services reach to customer। जी शाबाश जी, अगेन डी, बिकॉज रिकॉल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और कॉस्ट जो है गुडविल की वो भी बेयर करनी पड़ेगी, यानी गुडविल में जो कमी आएगी, जो कंपनी का नेम हिट होगा, वो भी मसला बनेगा। ठीक होगी जी बात। External failure costs are these costs incurred due to product failure after they have been sold to customer। These costs include, इस cost में कौन सी चीज़ें include होती हैं शाबाश जी, कौन सी cost include होती है शाबाश जी, बिल्कुल ठीक। लीगल फी रिलेटेड विद कस्टमर लॉसूट, लॉ ऑफ फ्यूचर सेल्स फॉर डिससेटिस्फैक्शन एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू सेल्स डिक्लाइन, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन ब्लर जो है वेरिएबिलिटी हर एक की नहीं होगी, किसी एक बच्चे का जिसका अपना इंटरनेट ख़राब है उसकी स्क्रीन ब्लर होगी, बाकी बच्चों की स्क्रीन ठीक होगी। ठीक है, तो एक आध बच्चे की स्क्रीन ब्लर हो सकती है जिसकी अपनी इंटरनेट में प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, चलिए बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी थिंकिंग इन क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसके अंदर बात करते हैं डेमिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर। डेमिंग असल में एक स्टैटिस्टिशियन था, और क्वालिटी के ऊपर उसके स्टैटिस्टिक्स में बड़ा वर्क किया हुआ है। ठीक है जी, ये वही बेल लैब है जहाँ HTTP प्रोटोकॉल बना, बाकी सारे मामला डील किए गए, वही बेल लैब में डेमिंग ने 14 प्रिंसिपल दिए क्वालिटी के, 14 असूल वाज़ह किए। तो बच्चे अक्सर मजाक करते हुए कहते हैं कि सर डेमिंग को कायदे आज़म बनने का शौक़ था, तो ये मजाक की हद तक की बात थी, लेकिन 14 का मैंने कहा ना कि 14 का हिस्सा कुछ इस तरह का है कि जब भी हम बात करते हैं तो ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है या पॉपुलर हिस्सा है। फ्यूल के 14 पॉइंट्स हैं, डेमिंग के क्वालिटी के 14 पॉइंट्स हैं, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स हैं, तो ये हिस्सा ही ऐसा है। एनीवे, इन्होंने जो है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच देते हुए 14 ऐसे असूल वाज़ह किए, 14 ऐसे असूल वाज़ह किए जिससे क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहला, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टूवर्ड्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इम्प्रूवमेंट फॉर लॉन्ग रन। तरीक़ाकार वो अडॉप्ट करें कि वक्ती तौर पे चीज़ में फाका ना हो, बल्कि तरीक़ाकार वो अडॉप्ट करें कि चीज़ जो भी आप बना रहे हो वो मुस्तकिल तौर पे बेहतर हो जाए, परमानेंट तौर पे बेहतर हो जाए। तो जब भी प्लानिंग करें, जब भी बात करें, टॉक फॉर द लॉन्ग रन, पिक अ लॉन्ग रन सोल्यूशन, नेवर गो फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। सेकेंडली, हमेशा नए आने वाली फ़िलासफ़ी को प्रेफर करें। रिवायात को तोड़ना और नई फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट करने से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमेशा कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस होना चाहिए, बट हमेशा जब भी बात हो क्वालिटी की तो वी शुड गिव अप द ओल्ड एंड अडॉप्ट न्यू फ़िलासफ़ी। बिल्ड क्वालिटी इन, यू कैन नॉट इंस्पेक्ट इट। अगर आप एक चीज़ को एक ख़ास लेवल तक चेक कर सकते हैं, उसके बाद इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते,
तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्यों बियर करते हो? क्वालिटी पहले ही इतनी अच्छी रखो, क्वालिटी इतनी बेहतर रखो कि ये प्रॉब्लम पैदा ही ना हो। ठीक है जी। यूज सिंगल सप्लायर फॉर एनी आइटम, हर आइटम के लिए सिंगल सप्लायर रखो जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, और जैसे से आप इम्प्रूव हो वो भी इम्प्रूव कर जाए। दूसरी चीज़, इम्प्रूव प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली, अपने प्रोसेसेस को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाओ। ठीक है, हमेशा पिछला जो कहते हैं ना वो हदीस है, तबाह हुआ वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं, तो कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करते जाओ। ठीक है, यूज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से मदद से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो लोगों को, ताकि वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से सीख सकें। एंड देन यूज़ लीडरशिप स्किल्स। देखिए, जब चेंज लानी होती है ना, सोच बदलनी होती है, तो लोग इतनी जल्दी आमादा नहीं होते। सोच बदलने के लिए हमें लोगों के थॉट्स को बदलने के लिए अपने अंदर लीडरशिप की स्किल चाहिए होती है, अपने अंदर हमें एक कायदाना सलाहियत चाहिए होती है। इससे हम लोगों की तब्दीली ला सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, और उन्हें हम इंस्पायर करें, ना कि हम उनके ऊपर प्रेशर डालें। उसके बाद हमेशा लोगों का डर ख़त्म करें, ड्राइव आउट फियर। एक गलती इसलिए करते हैं कि गलती होती है, और एक गलती इसलिए करते हैं कि वो डरते हुए और गलती करते हैं, और अपनी गलतियों को डरते हुए किसी को बताते भी नहीं हैं। हमेशा अगर ऐसा रहेगा तो गलतियां कभी खुल के सामने नहीं आएंगी। लिहाजा जो फियर है, जो ख़तरा है, जो खौफ है, उसे दूर करें, ताकि लोग खुल के बताएं हमें ये आता है और ये हमें नहीं आता, ताकि हम उनकी इस्लाह कर सकें, हम उन्हें इम्प्रूव कर सकें। क्लियर जी? अच्छा, इसके बाद देखिए, ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स की कम्युनिकेशन को ओपन कीजिए। एक डिपार्टमेंट अपनी एम्पायर बना के बैठा है, दूसरा अपनी एम्पायर बना के बैठा है, ऐसे कभी भी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती। क्वालिटी आपको चाहिए तो आपको डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को ओपन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को आपको जो है खुल के जो है रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, डिटैच स्लोगन्स कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल्स। देखिए, बाज़ वक़्त ना नारे बड़े काम करते हैं। आपने इलेक्शन देखे होंगे, इलेक्शन में क्या होता है, जो स्लोगन्स होते हैं वो वर्कर्स को पैशनेट करते हैं। स्लोगन जो होते हैं वो वर्कर्स को जज्बाती करते हैं। स्लोगन्स जो होते हैं वो वर्कर को एक जज्बा पैदा करते हैं। लिहाजा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी स्लोगन होने चाहिए। वी पुट कस्टमर फर्स्ट। ठीक है, लेट ट्राई हार्डर। नारे और स्लोगन बड़ा काम करते हैं, लिहाजा ये होने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है, कोटाज आर इनकम्पैटिबल विद क्वालिटी इन प्रोडक्शन। याद रखें, जो भी चीज़ आप कोटाज में बनाते हैं, जो भी चीज़ आप पीसों में बनाते हैं, टुकड़ों में बनाते हैं, वो कभी भी इतनी बेहतर नहीं बन सकती। चूँकि हर दफ़ा कोटा जब बनेगा वो पिछले कोटे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो एक पूरे पूरे बैच में प्रॉब्लम होगी। इससे कुछ नहीं हो सकता। रिमूव बैरियर डेट प्रिवेंट टर्म्स फ्रॉम फीलिंग प्राउड ऑफ देयर वर्क। वो रुकावटें हटा दें जिसकी वजह से वर्कर को अपने काम में किसी भी किस्म का जो है वो प्लेयर फील नहीं होता, उसको अपने काम में किसी भी किस्म का जो है वो क्या कह सकते हैं कि फील नहीं होता, प्राइड फील नहीं होता। ऐसी तमाम बैरियर्स को हटाएं, ऐसी तमाम बैरियर्स को रिमूव करें जो वर्कर को उसका काम में, उसके काम में जो आप कह सकते हैं कि प्राइड है वो फील नहीं करने दे रहा, उसको उसके काम में बेहतरी फील करने नहीं दे रहा। इस तमाम बैरियर्स को हटा देना चाहिए। ठीक है जी, लेट मी सी, मेरी डिवाइस सही है, चले सही। अच्छा जी, इनकरेज एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को जो है वो आप इंश्योर करें,
कि एजुकेशन जो है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो हर सूरत होनी चाहिए, और इसको जो है मुसलसल कंटिन्यू रखें, क्योंकि बग़ैर इम्प्रूवमेंट के कभी भी कोई चीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। बग़ैर इम्प्रूवमेंट के कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। लिहाजा हमेशा लोगों को इस बात पे कायल करना चाहिए, लोगों को इस बात पे हमेशा जो है वो मुतमईन करना चाहिए कि वो अपने तालीम को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने काम को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, इम्प्रूव करते चले जाएं, ठीक है जी। और उसके बाद हमने कहा इन्वॉल्व इन जॉब डिज़ाइन, हमेशा वर्कर को जॉब डिज़ाइनिंग में शामिल करें। जब जॉब डिज़ाइन हो रही है, काम डिसाइड हो रहे हैं, वर्कर को उसका हिस्सा होना चाहिए, वर्कर को उस चीज़ का पार्ट बनना चाहिए, वर्कर को हमेशा उसके अंदर शामिल करना चाहिए, वर्कर की राय के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्कर जब उसमें शामिल होगा वो खुद से कहेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, तो काम बेहतर करेगा। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे पहली बात तो ये है, या फर्स्ट चीज़ तो है वो ये है कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस होनी चाहिए। जब भी इम्प्रूवमेंट की बात हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, यानी आज के लिए नहीं, कल के लिए, हमेशा के लिए इम्प्रूव। हमेशा नई फ़िलासफ़ी को प्रेफर करना चाहिए, नई साइंस को प्रेफर करना चाहिए। क्वालिटी हमेशा बेहतर हो सकती है, और हम इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी अगर क्वालिटी डिटीरियोरेट करोगे। और हमेशा यूज़ सिंगल सप्लायर, हमेशा इंडिविजुअल सप्लायर से काम लो, एक सप्लायर से काम लो, इम्प्रूव करो प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली, इम्प्रूव देम फॉर एवर, और हमेशा के लिए बेहतर करो उसको। और फिर उसके साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, लोगों को काम सीखने सिखाने में इन्वॉल्व करो, लीडरशिप स्किल लाओ, लोगों को इंस्पायर करो, हुक्म न चलाओ, मोटिवेट करो, हुक्म न चलाओ, उनके डर को ख़त्म करो। वो बोलें ये काम अच्छा करते हैं, ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे तो ठीक करेंगे ना। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है ना, हमारा जो कॉलेज है, तो उसके उसके स्लोगन ही है करेज टू नो। करेज टू नो का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इतना एतमाद है, तुम बोलो, कहते हैं कि तुम मानोगे तुम्हें कोई, तुम कहोगे तुम्हें कोई बतलाए। करेज टू नो यानी करेज टू नो ये है कि तुम ये कहो कि मुझे नहीं आता। इसलिए लोगों से डर को ख़त्म करो, फेयर को ख़त्म करो, ठीक है जी। डिपार्टमेंट के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन करो, बैरियर को ख़त्म करो, ठीक है जी। स्लोगन्स, वी प्रेफर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट, ये स्लोगन होने चाहिए। और हमेशा कोटाज आर इनकम्पैटिबल विद क्वालिटी इन प्रोडक्शन। कोटाज अच्छे नहीं रहते, इनकम्पैटिबल रहते हैं। एक कोटा कुछ और होता है, दूसरा कोटा कुछ और होता है। एक क्वालिटी अच्छी देता है, दूसरी नहीं देता। बैरियर रिमूव करें और वर्कर को इस काबिल बनाएं कि वो अपने काम पर फ़ख्र फील कर सके, वो अपने काम पे तकब्बुर फील कर सकें। और इनकरेज करें एजुकेशन को और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को, और हमेशा जॉब डिज़ाइन में वर्कर को शामिल करें। ठीक हो गया बच्चों? तो ये है हमारा जो है, जिसको हम कह रहे थे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, डेमिंग 14 प्रिंसिपल। तो अभी तक हमने क्वालिटी को पढ़ा, कॉस्ट रिलेटेड क्वालिटी पढ़ी, और हमने जो है वो डेमिंग 14 प्रिंसिपल पढ़े, ठीक है जी। कॉन्टेम्परेरी अप्रोच पढ़ी। एक अप्रोच है कि ऐसा क्यों ना किया जाए, ऐसा क्यों ना, अच्छा यहाँ तक समझ आई तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए जी। अच्छा, एक अप्रोच है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि गलती करने से पहले सुधार ली जाए। अगर गलती करने से पहले सुधार ली गई तो इंस्पेक्शन का पैसा बच जाएगा, इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये क्या कह रहे थे, क्यों ना ऐसा किया जाए, गलती को करने से पहले ही सुधार लें। तो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एरर बिफोर दे अकर। गलती हुई नहीं, होने से पहले ही गलती क्यों ना सुधार ली जाए। तो कहते हैं कि द एम ऑफ TQM इज़ टू गेट थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। दिस कंट्रास्ट विद ट्रेडिशनल अप्रोच दैट लेस देन 100% क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल। ये रवायती अप्रोच कहती है कि लेस देन 100% एक्सेप्टेबल है,
मॉडर्न अप्रोच कहती है नहीं, पहले ही 100% ऐड कर दो, गलती करके सुधारना तो कोई काम नहीं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि गलती करने से पहले ही उसको दुरुस्त कर दिया जाए। ठीक है, गलती को करने से पहले ही सुधार दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो गलती को करने से पहले ही सुधार दिया जाए, क्योंकि रवायती अप्रोच ये कहती है गलती करेंगे ठीक कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा गलती करके ठीक करने का मतलब ये है कि क्वालिटी लेस देन 100% इज एक्सेप्टेबल, जबकि ये अप्रोच कहती है नहीं, क्वालिटी बिलो द 100% इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 100 से नीचे तो हमें क्वालिटी काबिल कबूल ही नहीं है। वी रिक्वायर क्वालिटी डेट इज़ मोर देन 100, 100 से ज़्यादा हो जाए, सॉरी 100% पूरी हो, ज़्यादा क्या नहीं, 100% पूरी हो, 100% पूरी हो। अच्छा जी, अब ये कैसे हो सकता है? ये अप्रोच है जिसको कहते हैं कि आप कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है एक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लाया जाए, मुसलसल अमल के तहत चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तहत चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए। एक तो सबसे पहली बात, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, हर बंदे को प्रोसेस में शामिल किया जाए। एवरीबॉडी इन टोटल, TQM मीन्स एवरीवन इन द वैल्यू चेन इज इन्वॉल्व। वैल्यू चेन में जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्वालिटी के इशू के ऊपर इन्वॉल्व हो। इसका फ़ायदा ही होगा कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं करेगा कि कुछ कम काबिल कबूल होगा। हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेगा, हर बंदा अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली हम ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। ठीक है जी, तो हर बंदा इन्वॉल्व है, यानी प्रोडक्शन की हर स्टेज का पर्सन इन्वॉल्व है। और फिर employees that are expected to seek out, identify, correct quality problems, teamwork will be vital, कि आइडेंटिफाई करें कि क्वालिटी बेहतर कैसे होगी। और सप्लायर, क्वालिटी रिलायबल ऑफ सप्लायर विल प्ले वाइटल रोल, चूँकि जब तक सप्लायर वैल्यू अच्छी नहीं देता या रॉ मटेरियल अच्छा नहीं देता हम भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लिहाजा सप्लायर का बड़ा अहम रोल है। कस्टमर गोल इज़ आइडेंटिफाई एंड मीट द नीड ऑफ कस्टमर, कि हमें उसकी नीड समझ आए, कस्टमर की नीड है क्या, उसकी नीड के मुताबिक काम करें। और आखिरी चीज़ क्या है कि कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो कि हमने ये काम करके छोड़ना है, तो फिर ये काम जो है बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, मुसलसल बेहतर और इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने बात कर ली। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है बच्चों जिसको हम कहते हैं TQM टूल्स, क्वालिटी सर्कल, सिक्स सिग्मा, 5S एंड कीजन। अच्छा, सबसे पहले क्याजन क्वालिटी सर्कल क्या चीज़ है, वन बाय वन बात करें। सबसे पहले क्वालिटी सर्कल, फिर क्या है जी, क्याजन की बात करेंगे। ठीक है जी, फिर बात करेंगे आपके साथ ओंदा, चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्वालिटी सर्कल पे। क्वालिटी सर्कल ये है कि एक ग्रुप बनाया जाए, क्या किया जाए, एक क्वालिटी सर्कल बनाया जाए और
अच्छा बच्चों, जी बेटा ऐसा है कि वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। जिसका इंटरनेट जैसा है उसको वैसा नज़र आएगा, जिसका इंटरनेट जैसा है उसको वैसा नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपके इंटरनेट में इशू है तो आपको जो है उस हिसाब से चीज़ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो मेरे सामने स्लाइड है या मेरे सामने एक डिवाइस है जिस पर जो कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मुझे एज एन आउटपुट भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मेरे सामने एक डिवाइसेस पर जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे आउटपुट के तौर पे नज़र आ रहा है और मैं उसकी पिक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। ये पिक्चर है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजता हूँ, तो आप देखें ज़रा, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेरी डिवाइस का कसूर नहीं है, ये मेरे इंटरनेट का कसूर नहीं है, ये आपके अपने इंटरनेट का कसूर है। यानी आपका कनेक्शन जो है वो इवन 5 MB से भी नीचे है। ठीक है, तो ये है। बाकी मेरी कोशिश पूरी है अपनी जगह पे। ठीक है, तो मेरी अपनी जो पिक्चर है वो मैंने आपको भेजी है, उसको ज़रा आप देख लीजिए। अच्छा बच्चों, क्वालिटी सर्कल में क्या होता है, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, हम लोगों की एक तरतीब बना लेते हैं, मुख्तलिफ जगह से लोगों को ला के एक टीम का हिस्सा बना लेते हैं और उन्हें हम मुसलसल ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं कि आप लोगों ने वो तमाम एफर्ट कर डालनी है जो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हो सकती है। आपने वो तमाम एफर्ट कर डालनी है जो क्वालिटी करने को बेहतर करने के लिए हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं, ये है हमारा क्वालिटी सर्कल। अब जो क्वालिटी सर्कल है, अच्छा, ग्रुप में ऐड होने के लिए बेटा आपको इस नंबर पे अपना नाम और इदारे का नाम लाजमी, अपना योर नंबर, योर मोबाइल नंबर, ICMAP लिख के EM लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक है, 4 चीज़ें चाहिए, तो ये मुझे आप इस नंबर पे सेंड करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल ऐड यू। ठीक है जी, आई विल ऐड यू, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे से सेंड कर दीजिए। अच्छा बच्चों, वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे कि हमने कल मैसेज किया था, तो कल बेटा मैंने 5 बच्चों का मिला था, मैंने पाँचों को ऐड कर दिया। हो सकता है किसी का ना हुआ हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो। ठीक है, तो बहरहाल आज दोबारा देख लेंगे, अगर कम हुआ आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, अगर ना हुआ तो ऐड। ठीक है, तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई रात 9-10 बजे कॉल करके याद करा दीजिए। अच्छा बच्चों, तो बात क्या कर रहे थे, क्वालिटी सर्कल पे बात कर रहे थे। तो क्वालिटी सर्कल में मुख्तलिफ जगह से लोग इकट्ठे करने हैं, वो इकट्ठे होकर एक जगह बैठ कर मुसलसल जिम्मेदारी लेंगे क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। कॉन्टीन्यूस दे विल थिंक टू इम्प्रूव इट। अब जाहिर बात है ये कैसे होगा जी, तो हम ये कहते हैं कि पहली चीज़ ये है कि वॉलंटरी ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप में हर बंदा अपनी रजामंदी से शामिल हो, कोई दबाव ना हो, हर बंदा अपनी रजामंदी से शामिल हो। दूसरी बात, ग्रुप का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, नॉट टू लार्ज, ताकि उसके अंदर एक सोशल सर्कल पैदा हो सके, एक सोशल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। रेगुलर मीटिंग्स हो, कॉन्टीन्यूस मीटिंग होती है, एक दूसरे से मुलाकात रेगुलर हो, और एक इंडिपेंडेंट एजेंडा, उसे अपना एजेंडा खुद बनाने दें, उसे जिन चीज़ों पर काम करना है उसका फैसला उस सर्कल को करने दें, आप उसमें शामिल ना हो। और इसका फोकस क्वालिटी फोकस होना चाहिए, यानी उसका फोकस जो है वो क्वालिटी पे रहना चाहिए, मिकदार पे रहना चाहिए, क्वांटिटी पे रहना चाहिए, और उसके फीचर्स पे रहना चाहिए, जो भी तयशुदा क्वालिटी और क्वांटिटी है वो। तो ये बच्चों हमने कहा। अब क्वालिटी सर्कल के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि इसके अंदर आपको एक ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट टूवर्ड इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, मुसलसल कोशिश। और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ऑपरेशनल लेवल है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है बाकी चीज़ों में। और फिर
जो ग्रुप अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर साबित होती है। और उसके साथ साथ ये भी है कि इनकरेजिंग क्वालिटी सर्कल इनकरेज होता है, जिसके अंदर इंश्योरिंग देयर इज़ हाई प्रोफाइल एग्जेक्टिव कमिटमेंट। देन जो है स्टाफ मेंबर हैव ट्रेनिंग, स्टाफ मेंबर की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही हो। उसके साथ साथ ये है कि स्टाफ मेंबर हु आर इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल फ्री टू स्पेंड टाइम, वो अपना टाइम फ्रीली स्पेंड कर सकें जहां वो चाहते हैं। और फिर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया जा सके। और ये सारे के सारे काम जो है इसके अंदर शामिल हैं क्वालिटी सर्कल में। हाँ, काम में ये ज़रूर शामिल है कि पूरी का पूरा जो है वो एफर्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो, फैसिलिटेटर्स हों, सर्कल लीडर हों, सर्कल मेंबर हों, स्टीयरिंग कमेटी हो, तो ये सब मिल के काम करेंगे तो क्वालिटी में बेहतरी आएगी। ठीक हो गया बच्चों? लेकिन क्वालिटी सिर्फ एफर्ट का नाम नहीं है। क्वालिटी ये कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो डेमोन्स्ट्रेट करे सीनियर मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक एनी एक्शन जो भी प्रॉब्लम आती। और दूसरी बात यह है कि डेवलप कल्चर बनाने से होता है, केयर, अपने काम की ज़्यादा केयर। और उसके लिए फिर ट्रेनिंग के वर्कर की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, वर्कर की प्रॉपर जो है वो ट्रेन किया जाए। ठीक होगा बच्चों? ये हो गया क्वालिटी सर्कल। बात करते हैं क्याजन के ऊपर। क्याजन का जो मामला है वो ये कहता है कि गुड प्रोसेस क्रिएट गुड रिजल्ट। अगर तुम्हारा प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। पहली बात, इसका मतलब है प्रोसेस की डिज़ाइन में, अमल के डिज़ाइन में हमेशा बेहतर डिज़ाइन रखें। ऐसा डिज़ाइन सिंपल हो, आसान हो, ज़्यादा जल्दी अपने मकसद को हासिल करने वाला हो। ठीक है जी। उसके बाद ऐसा सिस्टम हो जो मुसलसल इम्प्रूव करे, हमेशा ऊपर की तरफ जाए, नीचे की गिरावट ना ले। और इम्प्रूवमेंट मस्ट बी मेजरेबल, इम्प्रूवमेंट मेजरेबल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, पता चले ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हमने अचीव करना। ठीक है जी। और एम्पावर द एम्प्लॉय को इख्तियारात दिए जाए, एम्प्लॉय को बाख्तियार रखा जाए, तो फिर क्वालिटी बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। तो ये जापानीज़ फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर क्या कहा जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ को शामिल करो। चूँकि हमेशा जमहूरियत में बरकत होती है, राय में, रजामंदी में लोगों के बरकत होती है, लिहाजा लोगों को शामिल किया जाए। इनकरेज किया जाए कि कम अप विद स्मॉल इम्प्रूवमेंट सजेशंस, जितनी भी इम्प्रूव सजेशन ला सकते हैं लाएं। चूँकि सजेशन लाने से ही बात बनेगी कि जी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। और उसके साथ साथ suggestion are not limited to particular area, production, marketing, but look the all areas। किसी एक एरिया से सजेशन आ जाती हैं तो मार्केटिंग तो बहुत बेहतर हो गई, प्रोडक्शन तो ना हुई, फाइनेंस तो ना हुआ। अगर प्रोडक्शन से आ गई, मार्केटिंग से ना आई, तो फिर वो बेहतर हो गया, वो रह गया। अगर एचआर से आ गई तो वो बेहतर हो गया, वो नहीं हुआ। नहीं, तमाम एरिया से आनी चाहिए, तमाम डिपार्टमेंट से आनी चाहिए। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ना हो जो इसमें शामिल ना हो, हर एक को शामिल करें। उसके बाद सिंपल बात यह है कि इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड जब सेट करें तो अकेले स्टैंडर्ड ना सेट कर दें, सिर्फ टॉप लेवल को शामिल ना करें स्टैंडर्ड बनाने में। पूरे का पूरा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन को शामिल कर लीजिए स्टैंडर्ड बिल्डिंग में। और फिर उसके बाद आप ट्रेंड करें, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करें वर्कर्स को कि वर्कर्स ट्रेंड हो, बेस्ट डिलीवर कर सकें। ठीक है जी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एडॉप्ट किया सबसे पहले, यहाँ पॉपुलर जो एप्लीकेशन किया, पहले तो नहीं कहना चाहिए, उसके अंदर एक तो टोयोटा है और दूसरा कैनन, दोनों ने पहले अडॉप्ट किया। क्या देखा हमने, इन कंपनी सच टोयोटा टोटल 670 सजेशंस पर एम्प्लॉय पर ईयर आर रिटन।
इतनी सजेशंस आई, ये तो टू मच सजेशन थी। लेकिन इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर ओवर 90% ऑफ सजेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड। 90% सजेशन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, 90% सजेशन जो थी उनके ऊपर काम किया गया। नतीजा आज टोयोटा आपके सामने, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड ऑफ जापान, वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ जापान, ठीक होगी बात। और ये काम जब 1999 में यूएसए में टोयोटा की फैक्ट्री में किया गया तो 700 एम्प्लॉयज़ ने 75,000 सजेशंस दे डाली, टू मच। लेकिन ये जो कैज़न टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ इसलिए नहीं है, इसमें 4 बातें हैं कि हमेशा बातें नहीं करनी, अमल करना है। अमल करने के लिए प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो प्लान को, और चेक द रिजल्ट को चेक करो हमेशा, और इम्प्रूव द प्रोसेस को इम्प्रूव करो। तो ये बच्चों कैज़न टेक्नोलॉजी है, प्लान, डू, चेक, एक्शन। चेक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो येलो में था, मैंने भी येलो कर दिया और मिट ही गया। तो प्लान, डू, एक्शन, प्लान करो, अमल दरामद करो, चेक करो, एक्ट करो उसके ऊपर, ठीक है जी। अब कितना हो गया जी, अब आपका क्वालिटी सर्कल भी हो गया, कैज़न भी हो गया। चलिए बात कर देते हैं किस पे जी, 5S। 5S प्रैक्टिस एक मॉडल है, 5S प्रैक्टिस एक मॉडल है। क्या कहता है ये मॉडल? ये मॉडल कहता है जो वर्ड है ये सारे के सारे उनकी ज़ुबान में, सरी, साइटून, साइसोस, साइकस्टो एंड शिटसुगु। मकसद क्या है? 5 बातें हैं। पहला बात, स्ट्रक्चर क्लियर करो। दूसरी बात है सिस्टमाइज करो चीज़ों को, बगैर निज़ाम के न चलाओ। ऑर्गेनाइजेशन का एक बाकायदा स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर के बाद एक सिस्टम दो ऑर्गेनाइजेशन को। क्लीन द वर्क स्टेशन, सैनिटाइज। चीज़ों को कुदर बुदर करने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से काम बनता है। स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करो और सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन पहले लाओ। जब आपके अपने अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। अगर आपके अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं, किसी के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर डिसिप्लिन का क्या ताल्लुक है किसी के या हमारे साथ? तो सिंपल बात इतनी सी है बच्चे कि आप कॉलेज से जाओ, जाके अपने सॉक्स इधर फेंक दो, ठीक है जी, चीज़ें इधर उधर फेंक दो, ठीक है, और अगले दिन वो चीज़ें मिलेंगी और फिर आप घर वालों को कहोगे यहाँ जो चीज़ रखता हूँ इधर उधर हो जाती है। तो बात तो असल में ये है बच्चों कि चीज़ें जो हैं वो हम खुद टिकाने पे नहीं रखेंगे तो वो नहीं रहेंगी। तो लिहाजा अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करो। तो डेस्क क्लीन हो, तो यहाँ पे आके बच्चे स्ट्रक्चर दो, सिस्टम दो, सैनिटाइज करो, वर्क को क्लीन रखो, डेस्क को काम करने की जगह। स्टैंडर्डाइजेशन, अल्फ़ाबेटिकल स्पेलिंग के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन करो उसकी। और फिर आखिरकार क्या करो कि यू सी डू नॉट स्लिप बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदत में ना जाओ, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करो अपने अंदर। अब बच्चों आगे क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी सर्कल हो गया, कैज़न हो गया, 5S हो गया, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब क्या है? देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को तय कर रहे हैं। बाज़ जगह पे 6 सिग्मा का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। जैसे मैं जूस पैक कर रहा हूँ
तो जूस की मिकदार अगर 250 मिलीलीटर का जूस है प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब है 250 में 5 मिलीलीटर ऊपर या नीचे हो सकता है, तो ये मेरा 1S है, यानी मेरा जूस जो है 245 मिलीलीटर से लेकर 250 मिलीलीटर तक जो है वो हो सकता है। अगर मैं स्टैंडर्ड ए की बजाय 2S कर दूं, मतलब कहने का कि डबल कर दूं तो 0.5 10 हो जाएगा और ये फ्लक्चुएशन 240 से 260 तक चला जाएगा। अगर मैं इसे 250 प्लस माइनस 3S कर दूं, ठीक है जी, तो यही वाला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 230 से लेके 270 तक, 280 तक। तो ये बच्चों 6 सिग्मा है, कितना फ्लक्चुएशन ला हुआ है। इसका मतलब है जूस का पैकेट लेके आऊँगा या तो उसमें 245 मिलीलीटर होगा, 250 होगा। अगर डबल स्टैंड डेविएशन है 240 मिलीलीटर 250 होगा, 260 होगा। अगर इससे कम होगा तो जाहिर बात है कस्टमर कहेगा नहीं यार मेरा तो जूस में डिब्बे में जूस कम निकला है, तो मेरे साथ तो भाई ये सख्ती हुई है, प्रॉब्लम हुई है। अच्छा बच्चों, तो ये फ्लक्चुएशन स्टैंडर्ड है बेयरिंग के लिए, जिन चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। तो ये बच्चों यहाँ पे आके 6 सिग्मा भी कवर हो गया। यहाँ तक समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए, शाबाश जी। यहाँ तक समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आके हमारे फर्स्ट आर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया।